आज अपन 10th क्लास का 9वां चैप्टर है प्रकाश, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश क्या है? सबसे पहले आप ये देखें कि जैसे इस समय आप लोग यहाँ बेंचों पर बैठे हुए, मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, अपने एक दूसरे को देख पा रहे हैं। और अगर यही स्थिति रात को हो कि आप यहाँ बैठो, मैं यहाँ पढ़ाऊँ, तो अपन एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या अपनी आँखें खराब हो गई? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना आँखें खराब है, ना और कोई परिवर्तन हुआ है। अगर आप यहाँ अंधेरे कमरे में माचिस जला लें या कोई मोमबत्ती जला लें तो अपन एक दूसरे को देख पाएंगे। यानी सब कुछ हुआ है प्रकाश की वजह से। दिन के समय प्रकाश था, अपन एक दूसरे को देख पा रहे थे। रात्रि के समय अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं होने की वजह से अपन एक दूसरे को नहीं देख पाए। और जैसे ही आपने माचिस जलाई, मोमबत्ती जलाई, वैसे ही प्रकाश हुआ, अपन एक दूसरे को देख पाने में सक्षम हुए। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश वह है जो दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है, जो विजुअल सेंस जो उत्पन्न करता है उसे प्रकाश कहा जाता है। तो प्रकाश की एक छोटी सी परिभाषा है कि प्रकाश वह है जो दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है। देखने का काम आंखें करती हैं। अपने जो नेत्र है, मानव नेत्र या किसी भी प्राणी के जो नेत्र हैं वो देखने का कार्य करते हैं, लेकिन देखने के लिए आवश्यक जो संवेदना है उनमें उत्पन्न करने का कार्य वो प्रकाश का होता है। इसलिए परिभाषा है कि प्रकाश वह है जो दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है। ये हुआ इसकी परिभाषा। अब इसके बाद में है अगला पॉइंट कि प्रकाश का स्रोत अगर देखा जाए तो प्रकृति में प्रकाश का केवल एकमात्र स्रोत है वो सूर्य है। और प्रकृति का सबसे बड़ा स्रोत और सबसे ऊर्जा का भी जो एकमात्र स्रोत है वो सूर्य है, जिससे पूरी सृष्टि चल रही है। अब जब ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर गिरता है तो अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं। कुछ वस्तुएं हैं वो उस गिरने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, कुछ अपने ऊपर टकरा के उसको वापस भेज देती है। अपने ऊपर टकरा कर वापस भेजने वाली जो घटना होती है उसको कहा जाता है परावर्तन। क्या कहा जाता है? परावर्तन। तो कुछ वस्तुएं, जैसे कोई वस्तु अपने को लाल रंग की दिख रही है, इसका मतलब सूर्य के प्रकाश में जितने रंग थे उन सब रंगों के प्रकाश को उसने अवशोषित कर लिया सिवाय लाल रंग के। लाल रंग का प्रकाश उससे टकराकर वापस अपनी आंखों में आ रहा है तो वो वस्तु अपने को लाल दिखाई दे रही है। कोई नहीं वस्तु नीली दिखाई दे रही है तो बाकी कलर क्या हो गए? अवशोषित हो गए और केवल नीला कलर उसने परावर्तित किया जो अपनी आंखों में आया, तो वस्तु को अपन देख पा रहे हैं। सूर्य का प्रकाश है वो एक श्वेत प्रकाश होता है जिसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है। आगे इंद्रधनुष का बनना, उसमें अपन देखेंगे कि वो 7 रंगों का मिश्रण कौन सा है। प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण वाला जो टॉपिक आएगा उसमें अपन देखेंगे। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं प्रकाश की। तो प्रकाश वह है जो दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है। इसके बाकी गुण कौन कौन से हैं? दूसरा इसका जो गुण है इसका वेग। तो वेग अपन बात करेंगे निर्वात में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का जो वेग है वो अलग अलग होता है। जैसे अपन बात करें कि ठोस में, द्रव में, गैस में, सब में प्रकाश का वेग या कहें अलग अलग पारदर्शी माध्यमों में अलग अलग रहेगा। लेकिन अपन बात करेंगे निर्वात में प्रकाश का वेग है जो सर्वाधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये ध्यान रखिए। दूसरा फिर अगला पॉइंट है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा में गमन करता है। पहले यहां पर लिखा जाता था प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है, आजकल सदैव नहीं लिखा जाता है। उसका कारण क्या है कि कुछ अति सूक्ष्म जो अवरोध होते हैं, अति सूक्ष्म अवरोध है, उनके किनारों पर ये प्रकाश किरण है वो टकराकर अपना रास्ता बदल लेता है या कहें कि वहां से मुड़ जाता है। तो इसलिए अपन ये नहीं कहेंगे कि सदैव ये सरल रेखा में ही गमन करता है। तो इसी आधार पर इसकी प्रकाश की जो प्रकृति है वो भी द्वैत प्रकृति मानी गई है, उसके बारे में बताऊंगा। पहले आप सरल रेखा वाला आप उदाहरण समझें कि जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ये रास्ते में पेन आ गया है और ये पेन उसकी जो प्रकाश है उसको रोक लेगा और इसकी जगह यहाँ पर छाया दिखाई देगी। और छाया का मतलब क्या होगा कि वास्तव में इसने प्रकाश के मार्ग को रोक लिया है और वहां अंधकार हो गया है। और वो अंधकार ही अपन बोलेंगे कि इस पेन की छाया, बल्कि यही अपने हाथ के साथ हो सकता है। कोई भी वस्तु जो प्रकाश के मार्ग में आएगी वो उसका रास्ता रोकेगी, उस स्थान पर अंधकार होगा
और उस अंधकार को अपन कहते हैं कि उस वस्तु की छाया बन रही है। अगर प्रकाश किसी वस्तु को पार नहीं कर पाए तो छाया बनेगी। अगर प्रकाश किसी वस्तु को पार कर जाए तो अपन कहेंगे कि वो वस्तु पारदर्शी है। कुछ वस्तुएं पारभासी जिनसे थोड़ा सा प्रकाश पार हो सकता है। तो ये अलग अलग प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार भी होते हैं। फिलहाल अपन बात करें सरल रेखा की। तो अगर सरल रेखा में कोई अवरोध आ जाए तो छाया बनती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कोई एक, ये जैसे मैंने पेन बनाया है, ये जैसे पेन है या मोमबत्ती बना ले आप, ये एक पाइप है। इससे आप नेत्र की सहायता से आप इसमें देखो तो आपको ये मोमबत्ती दिखाई देगी, इसका प्रकाश दिखाई देगा। लेकिन यही मोमबत्ती है, आप इस पाइप को इस तरह से कर दें, आप इस पाइप को बीच से मोड़ दें, इसी पाइप को इस तरह से मोड़ दें और फिर यहां से देखें तो आपको ये जो मोमबत्ती है जो यहाँ पर है, इसी पाइप की बात हो रही है, इसको ऐसे देखें तो ये मोमबत्ती आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों? इसका कारण क्या हुआ? क्योंकि कोई भी वस्तु अपने को तभी दिखाई देती है जब वस्तु पर सूर्य का प्रकाश गिरता है और वो प्रकाश उस वस्तु से टकराकर या कहे कि परावर्तित होकर अपने नेत्र में प्रवेश करता है, तब अपने को दिखाई देती है। ये वस्तु अपने को तभी जब यहाँ से इससे निकलने वाला जो प्रकाश है वो इस तरह से आएगा और अपने नेत्र में, तो यहाँ से सीधी रेखा, सीधी और सरल रेखा जो होगी प्रकाश उसी में चलेगा और अपने नेत्र तक आएगा। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ आकर ये टकरा जाएगा, आगे मुड़कर फिर अपने को दिखाई नहीं देगा। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। लेकिन सब जगह ये बात सत्य नहीं है। जैसे बहुत छोटे यानी बहुत छोटे या अत्यधिक कम तरंगदैर्घ्य की कोटि के जो अवरोध होते हैं, अगर उनसे ये प्रकाश किरण टकराए तो ये उस जगह से मुड़ जाती है। इसलिए दो तरह की प्रकृति प्रकाश की मानी गई है। अध्यारोपण और विवर्तन जैसी जो घटनाएं हैं उनको समझने के लिए प्रकाश के तरंग स्वरूप यानी प्रकाश की द्वैत प्रकृति, द्वैत का मतलब होता है दोहरी, दोहरी प्रकृति, द्वैत प्रकृति यानी दोहरी। अब दोहरी कौन सी? एक तो इसको तरंग रूप, एक तो कण के रूप में एवं तरंग के रूप में, एक तो तरंगीय प्रकृति और एक कणीय प्रकृति, ये दो प्रकृति का प्रकाश है वो माना गया है। यानी इसके प्रकाश के जो तरंग स्वरूप है उससे प्रकाश विद्युत प्रभाव और इस पर आधारित जो घटनाएं हैं इनकी व्याख्या अपन तरंग स्वरूप से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अपने को कणीय स्वरूप की जरूरत पड़ती है। यानी इन सब बातों को वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने, ये जो द्वैत प्रकृति है ये किसने दी? डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक था, उसने कहा कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति या द्वैत प्रकृति होती है। और इसीलिए वर्तमान में इस द्वैत प्रकृति को क्वांटम यांत्रिकी जो फिजिक्स का भाग होता है उसमें क्वांटम यांत्रिकी में इसको किस नाम से जाना जाता है? तरंग पैकेट यानी वेव पैकेट, तरंग पैकेट के रूप में निरूपित किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर गिरता है तो उसकी छाया बनती है। अगर पारदर्शी वस्तु पर गिरता है तो उससे पार निकल जाता है। अगर वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिससे एक ही दिशा में प्रकाश किरणें निकलती हैं। सब किसी भी प्रकाश स्रोत से अपन देखें तो लगभग सभी दिशाओं में प्रकाश किरणें निकलती हैं। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि विज्ञान में प्रयोगों को समझने के लिए या प्रयोग में सुविधा हो इसलिए क्या किया जाता है? प्रकाश को एक निश्चित विशेष दिशा से ही माना जाता है कि इस दिशा से ये आपतित हो रहा है, उस आधार पर उसमें फिर प्रयोग किए जाते हैं। वो अपन देखते हैं। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन, क्या कहा जाएगा? प्रकाश का परावर्तन।
परावर्तन से क्या अर्थ है? वास्तव में अगर कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर टकराए और किसी निश्चित दिशा में गमन कर जाए, कोई प्रकाश किरण किसी भी पृष्ठ पर टकराए निश्चित दिशा में गमन कर जाए, तो वास्तव में वो ही परावर्तन है। अब ये परावर्तन दो तरह का होता है। परावर्तन की जो इस चैप्टर के हिसाब से जो परिभाषा देखेंगे वो अलग होगी। मैं फिलहाल ये बता रहा हूँ, किसी भी पृष्ठ पर टकरा के प्रकाश निश्चित दिशाओं में चला जाए तो वो परावर्तन होता है। दो तरह का परावर्तन होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन। क्या होगा? नियमित परावर्तन। और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। दोनों में फर्क क्या होता है? मोटा फर्क ये होता है कि जब किसी चिकने पृष्ठ पर, एक चिकना और समतल पृष्ठ अगर हो, जैसे अपन कहेंगे कोई दर्पण है, उस पर प्रकाश किरणें जो आ रही है, जैसे एक किरण, ये दो किरण, ये सभी किरणें आपस में, आप कहें कि ये सभी किरणें क्या आपस में समांतर है, और ऐसे टकराने के बाद ये एक निश्चित दिशा में निकल जाए और इनके मध्य पहले जितनी दूरी थी अभी भी उतनी है। यानी एक चिकने पृष्ठ पर जब ये टकराई तो निश्चित दिशा से आ रही थी और टकरा के निश्चित दिशा में ही वापस चली गई। यानी पहले समांतर थी, आपस में अभी भी उतनी दूरी है, आपस में समांतर ही। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या कहा जाता है? नियमित परावर्तन। जैसे अपन देखते हैं कि घरों में जो कांच या आईना अपना होता है, उसको सूर्य के सामने अपन ले जाए या किसी भी प्रकाश स्रोत, टॉर्च या बैटरी के सामने ले जाएं, तो वो एक जगह से विशेष चमकीला दिखाई देता है। चमकीला दिखाई देने का मतलब यहाँ अगर इस सतह से अपन उसको टकराएं तो फिर वो ऊपर की तरफ आप देखें, किसी दीवार पर या छत पर आप देखें, तो जितना अपना दर्पण है उस साइज का ही, या जितनी दूरी पर उस पर प्रकाश पड़ रहा है उतनी दूरी पर एक दर्पण सा छपा हुआ एक चमकीला भाग ऊपर दीवार या छत पर दिखाई देता है। तो उस भाग को या उस बात को, उस घटना को अपन कहेंगे नियमित परावर्तन, क्योंकि जो प्रकाश किरणें आई वो एक निश्चित दिशा से उस दर्पण ने उसको निश्चित दिशा से मोड़कर दूसरी दिशा में भेज दिया। अपन उसको अगर उसकी दिशा चेंज करें, दर्पण की दिशा चेंज करें या प्रकाश की दिशा चेंज करें, तो वो जाने वाली जो किरणें हैं, परावर्तित किरणें जिनको कहेंगे, उनकी भी दिशा बदल जाएगी, उनका भी स्थान है वो बदल जाएगा। तो ये होता है नियमित परावर्तन। दूसरा होता है विसरित परावर्तन। अगर अपना पृष्ठ खुरदरा है, तो आने वाली किरणें अपनी सारी समांतर है। ये सारी किरणें जो पहले की तरह सारी समांतर किरणें हैं, लेकिन जाते समय एक किरण इस दिशा में चलेगी, जो एक टकराई वो इस दिशा में चलेगी, एक किरण जो टकराई वो वापस इस दिशा में चलेगी। यानी इनका कोई निश्चित पथ नहीं होता है। और निश्चित पथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिस सतह से ये टकरा रहे हैं वो भी समतल सतह नहीं है, वो खुरदरी सतह है, अनियमित सतह है, अनियमित पृष्ठ कह सकते हैं जिसको। तो ऐसी सतह से जब टकराए तो ये परावर्तन कहलाएगा विसरित परावर्तन। अब इन दोनों परावर्तन के उदाहरण मैंने बताया, पहले का आपको बताया कि जब भी किसी समतल पृष्ठ या चिकने पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण गिरती है तो उसका एक जो चित्र है वो किसी पर्दे पर, किसी दीवार पर अपन जो प्राप्त करते हैं चमकीला भाग, वो कहलाता है नियमित परावर्तन। और खुरदरे पृष्ठ से जो होने वाला परावर्तन है वो अपन देख रहे हैं कि जैसे इस कमरे में सीधे तौर पर कोई प्रकाश किरण नहीं आ रही है, फिर भी इस कमरे में रोशनी हो रही है, प्रत्येक भाग में बराबर रोशनी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आसपास वायुमंडल में जब किसी भी खिड़की को अपन खोलते हैं तो वायुमंडल में जो सूक्ष्म धूल के कण, जलवाष्प के कण जो हैं, उनकी सतह से टकराकर या वो क्या करते हैं, सूर्य का गिरने वाला जो प्रकाश है उसको परावर्तित करते हैं, वो चारों दिशाओं में फैल जाता है, और जिससे क्या होता है, प्रत्येक कमरे में रोशनी होती है। बाहर कोई ऐसा पृष्ठ नहीं है, चिकना पृष्ठ की, उससे इस कमरे में पर्टिकुलर किसी विशेष स्थान पर रोशनी हो रही है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कमरे के प्रत्येक भाग में बराबर रोशनी हो रही है, और ये किसका उदाहरण है? विसरित परावर्तन का। ऐसे जैसे पेड़ होता है, पेड़ अभी अपन ने बात की कि सूर्य के जो प्रकाश आता है उसके सरल रेखा के मार्ग में अगर कोई बाधा उत्पन्न हो तो वहां अंधकार हो जाता है, उसे छाया कहते हैं। तो कोई बड़ा पेड़ है, उसके नीचे अगर जो छाया हो रही है तो वहां वास्तव में छाया होती है, वहां अंधकार नहीं होता है, और उसके नीचे भी आपको रोशनी मिल सकती है। हो सकता है उससे थोड़ी सी जो बाहर सीधी धूप पड़ रही उससे थोड़ी सी कम मिले, लेकिन उसके नीचे भी अंधेरा नहीं मिलेगा, उसके नीचे भी रोशनी मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके आसपास जो मिट्टी है वो वहां पर एक खुरदरी सतह का कार्य कर रही है, अनियमित पृष्ठ का कार्य कर रही है, और उस अनियमित पृष्ठ पर जो
सूर्य का प्रकाश गिर रहा है तो वो वहां से टकराकर चारों दिशाओं में फैल रहा है, फलस्वरूप उस पेड़ के नीचे भी अपने को रोशनी मिल रही है। तो ये हुआ रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर यानी नियमित परावर्तन और ये हो गया विसरित परावर्तन। अब उसके ये इसके अलावा भी जैसे इन परावर्तनों के उदाहरण अपन देखते हैं कि जैसे वायुमंडल में जो सूक्ष्म कण होते हैं वो नीले प्रकाश को अधिक प्रकीर्णित करते हैं, इस वजह से वो प्रकीर्णन ऊपर की तरफ जो होता है तो अपने को जब नीचे से देखते हैं तो आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। तो सूक्ष्म कण जो जलवाष्प के होते हैं वो नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, इसीलिए आसमान नीला अपने को दिखाई देता है। ये प्रकीर्णन या विसरण का भी उदाहरण है ये। अब इसके बाद में है परावर्तन के नियम और परिभाषा। परावर्तन, वास्तव में परावर्तन की परिभाषा क्या होगी? प्रकाश जब किसी प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम में गमन करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में निश्चित दिशा में जब चली जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे एक आप इस तरह से मानिए कि ये कोई पृष्ठ है, अब ये पृष्ठ ठोस है और अपनी प्रकाश किरण जो आ रही है वो वायु से आ रही है। ये अपनी प्रकाश किरण है। आने वाली किरण को सदैव बोला जाता है आपतित किरण। अब जैसे इस पृष्ठ पे ये टकराई, ये दूसरा माध्यम है, ये यहां माध्यम, पहला माध्यम है वायु और ये यहां कांच है, माध्यम 2। तो पहले माध्यम से प्रकाश किरण जब टकराई, पहले माध्यम से जब प्रकाश किरण चल रही थी दूसरे माध्यम की सतह से टकराई और वापस उसी माध्यम में यानी वापस पहले माध्यम में ही लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? परावर्तन। इस घटना को क्या कहेंगे? परावर्तन। परिभाषा क्या बनेगी? जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम में गमन करती हुई दूसरे माध्यम की सतह से, ये दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को कहा जाता है परावर्तन। इस घटना को परावर्तन कहा जाता है। वास्तव में ऐसा कब होगा? जब ये दूसरा माध्यम क्या हो? अपारदर्शी, इस तरह का हो, अपारदर्शी हो। जैसे अपन ने यहाँ कांच लिया है तो उसको कांच नहीं अपन कहेंगे दर्पण। और दर्पण वास्तव में क्या होता है? जब रजत या निकल या एल्यूमिनियम की पतली पॉलिश कर दी जाए। अब रजत का अर्थ समझते हो आप? रजत का अर्थ होता है चांदी, सिल्वर। रजत, निकल या एल्यूमिनियम की पतली पॉलिश जब कर दी जाए किसी कांच पर, तो एक साइड से वो क्या हो जाता है? अपारदर्शी होता है, या वो दूसरी सतह से, जिस साइड पॉलिश की, ये जो मैंने लगाई है निशान, इस दिशा, इस साइड में पॉलिश की हुई है, तो इसकी दूसरी सतह क्या करती है? परावर्तन का कार्य करती है, यानी जो प्रकाश किरण है उसको टकराकर वापस उसी माध्यम में भेज देती है। तो ये घटना होती है। तो ये इस तरह से अपने माध्यम 1 और 2 अपन ने बताए हैं। अब इसमें होता क्या? इसमें कोई भी सतह होती है उससे 90 डिग्री का जो कोण बनाते हुए जो रेखा होती है उसको कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है? अभिलंब। ये हो गई आपतित किरण, और ये जो वापस टकरा के जा रही है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तन की घटना यहां इस बिंदु पर हो गई, तो इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य एक कोण बन रहा है, ये कोण। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है इस कोण को कहेंगे आई, और इसको कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाएगा? आपतन कोण। और इसी प्रकार ये जो कोण भी बन रहा है
थोड़ा सा आप इसको एकदम जब सही बनाएंगे तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगी। ये कोण कहलाएगा आर और इसे कहा जाता है परावर्तन कोण। इसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। अब परावर्तन के जो नियम हैं वो इसी पर आधारित है। आप ध्यान से समझ ले कि एक समतल सतह थी या कहें कि कांच था जिस पर रजत और निकल की पॉलिश करने से ये दर्पण बन गया। अब इस पर आपतित प्रकाश किरण यानी जो आने वाली प्रकाश किरण यहां टकराई और इस दिशा में चली गई, और आने से पहले आपतित किरण ने इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाया वो कहलाता है आपतन कोण। यानी आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो कहलाएगा आपतन कोण। इसी प्रकार परावर्तित किरण यानी जो परावर्तन के बाद जो जा रही है वो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो कहलाता है परावर्तन कोण। और इन दोनों कोणों के मध्य जो संबंध होता है वही पहला नियम होता है। पहला नियम है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान सदैव समान होता है। ये पहला नियम है। यानी कोण आई बराबर कोण आर, ये पहला नियम होगा। दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये दूसरा नियम होगा। ये परावर्तन के दो नियम है। परीक्षा में प्रश्न आता है परावर्तन से आप क्या समझते हैं? परावर्तन के नियमों को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। तो परावर्तन की परिभाषा, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से गमन करते हुए दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। फिर ये आप चित्र बना देना। फिर नियमों में आप आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव समान होता है, कोण आई बराबर कोण आर, और दूसरा है आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसको आप प्रयोग द्वारा भी पुष्ट कर सकते हैं। एक प्रयोग करें आप। अगर आप एक प्रयोग करें, कोई आप समतल कागज लें, उस समतल कागज पर एक इस तरह से एक कागज आपने लिया, इस पर एक PQ ये आपने तल ले लिया और इस पर एक समतल दर्पण इस तरह से खड़ा कर दिया, और किसी बैटरी या प्रकाश स्रोत से ये कोई प्रकाश किरण आ रही है। यहां इस तल से आपने 90 डिग्री की रेखा, ऐसे एक लंबी रेखा खींच दी। इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। अब इस बिंदु पे आपने दो आलपिन लगा दी, जिसको आपने नाम दिया A और B। दो आलपिन आपने लगा दी, पेंसिल से लाइन खींच दी और दो आलपिन आपने यहां लगा दी, और यहां पर आपने इस PQ पर आपने क्या खड़ा कर दिया? एक बड़ा सा दर्पण खड़ा कर दिया। ठीक है। और जैसे ही आपने यहां से टॉर्च से ये रोशनी डाली, ये रोशनी कौन सी दिशा में जाएगी उसका पता करने के लिए आपको क्या करना है? इस लाइन पर आपने जो कीलें लगाई हैं, इस दर्पण में आप देखते हुए दो कील इसके सामने की साइड इधर लगाएंगे, और वो कहां होंगी? वो A और B की स्थिति में आपको ऐसे दिखेगा, जैसे देखने में A, B, और आपने तीसरी कील भी इसकी स्थिति में लगाई है, चौथी कील भी इसकी स्थिति में लगाई है, यानी A, B, C और D। ये आपने ऐसे चार कीलें इस तरह से लगाई है, आपको देखने में
इस तरह से लगेगा, जबकि वास्तव में आपने कीले कहाँ लगाई है, यहाँ बाहर की तरफ। जब आप इनको मिलाओगे, इसको C और D को, आप ये C है और ये D है, इसको मिलाओगे तो आपको जो रेखा प्राप्त होगी, ये जो लाइन प्राप्त होगी, ये वास्तव में क्या है, परावर्तित किरण होगी। इन कीलों को आप निकाल के बाद में जो बिंदु यहाँ है उनको आप स्केल की सहायता से यहाँ मिलाओ, तो ये कोण और ये कोण सदैव क्या आएगा, कोण I और कोण R हमेशा क्या आएगा, समान आएगा। तो इस तरह प्रयोग द्वारा भी आप देख सकते हैं कि दो कील आपने यहाँ लगाई और दो कील उनकी सिद्ध में, आपको लगेगा कि बिल्कुल सिद्ध में लगा रहे हैं, उनकी सिद्ध में आप यहाँ लगाओगे इस दिशा में, और फिर उन कीलों को निकालकर उन बिंदुओं को आप स्केल की सहायता से यहाँ इस जहां पर आपतित किरण टकरा रही है इस कोने पर मिलाओगे, और ये रेखा जब आपको मिलेगी तो वास्तव में वो क्या होगी, परावर्तित किरण होगी, और ये थी आपतित किरण। तो ये इसका प्रयोग द्वारा आप पुष्टि कर सकते हो इस चीज की। और फिर जब इन कोणों को आप नापोगे तो ये कोण आपतन कोण जितना है उतना ही आपको क्या मिलेगा, परावर्तन कोण मिलेगा। ये प्रयोग द्वारा इसकी पुष्टि की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R। और फिर आप देखोगे, आप इस समतल दर्पण को आप हटाओ और आपने यहाँ जो कागज लिया है, जिस कागज पर आपने आपतित किरण खींची थी, जिस पर आपने परावर्तित किरण, उसी पर आपने क्या खींचा था, अभिलंब। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये बात भी इससे पुष्ट होती है। तो ये इस प्रयोग से आप ये बात सिद्ध कर सकते हैं। अब इसके बाद में है, ये बता देता हूं मैं, इसके बाद में है